नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में गिरावट लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। वायु प्रदूषण के चलते राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता गंभीर है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्तर पर है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्राइमरी स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। सिर्फ दिल्ली नहीं, नोएडा में भी वही हाल है। यहां भी कक्षा 8वीं तक की सभी कक्षाओं को बंद कर दिया गया। दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन लागू करने की बात कही जा रही है और ऐसे में इस दमघोंटू हवा ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। क्या है इस मामले पर डॉक्टर्स की राय, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक डॉक्टर भी जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है। पॉल्यूशन जिस रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे कि दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। मेट्रो पुल बड़ी मुश्किल से आप गौर करेंगे तब आपको दिखाई देगा, इतनी धुंध छाई हुई है, लोगों का सांस लेना भी दूभर हो रहा है इस पॉल्यूशन के चलते। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि सभी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, यानी कि पॉल्यूशन की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला भी इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लागू किया जा सकता है। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में भी स्थिति बदस्तूर यही है। यहां भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI, वो बेहद खराब स्तर पर है। नोएडा प्रशासन ने ऐलान कर दिया है कि 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस घर से ले सकेंगे। सेकेंडरी स्कूल की आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दी गई है। मार्केट खुलने का समय अलग अलग करने का विचार किया गया है। हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन पर अभी रोक लगा दी गई है, ये बात भी कही जा रही है। देखिए, क्योंकि एक पॉल्यूशन की एक मुख्य वजह यह भी है, ये खबरें लगातार सामने आती हैं कि दिल्ली से सटे हरियाणा में और साथ ही पंजाब में पराली जलाना एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। हालांकि पराली पर पॉलिटिक्स भी खूब हुई, राजनीतिक दलों ने खूब इधर उधर बयानबाजी की, लेकिन क्या पराली प्रमुख कारण है पॉल्यूशन का या पराली से इतर अन्य कारण भी हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं IMA के। डॉक्टर नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि AQI लगातार बढ़ता जा रहा है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद का, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है? दीपावली के आसपास बहुत टीवी डिबेट्स भी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां लड़ती भी हैं, लेकिन ले देके आई फील सॉरी फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली NCR, नॉट ओनली दिल्ली NCR, प्रैक्टिकली होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। हो क्या रहा है कि कई फैक्टर्स माने जाते हैं, लेकिन मेरे विचार में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं समझता हूँ वो पराली के अलावा वेहिकुलर ट्रैफिक का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा ट्रैफिक, एटलीस्ट दिल्ली NCR में तो है ही है। पराली की चल रहा है, पराली में भी एक स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, ऑलमोस्ट 5 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। दिल्ली भी है, यूपी भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है, राजस्थान भी है। अब देखो, जब तक सारे प्लेयर्स, सारे जिनका की कोई खेल हो सकता है, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हो, ये सब मिलके कुछ फैसला नहीं करेंगी जब तक हम पोल्यूशन, साफ हवा का सांस लेने का हिंदुस्तान के हर नागरिक का पहला हक है। आप सोच के देखिए, जहां विदेशों की कैपिटल्स में वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 30-40 से ऊपर नहीं बढ़ता, यहां हम आज 500 में सांस ले रहे हैं, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रह जाएगी? क्या बच्चों का, नवजात बच्चों का भविष्य होगा? क्या प्रेग्नेंट मदर्स का भविष्य होगा? क्या बजाय हमारे बुजुर्ग जो बेचारे पहले से बीमारियों से पीड़ित हैं, उनका क्या होगा? तो हमारे हिसाब से जब तक सब मिलके बैठेंगे नहीं और इस पे कोई राजनीति ना करते हुए एक टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाई जाएगी, तब तक वी विल कीप सफरिंग। हर साल ऐसे बयानबाजी भी की जाती है, हम सुझाव भी देते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग स्टेज द सेम बिकॉज इट इज नॉट ए टॉप प्रायोरिटी।
तो इसलिए मैं समझता हूँ साफ हवा और साफ पानी तो हमारी किसी भी देशवासी का सबसे पहला हक है। तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सबको मिलकर बैठना चाहिए। एक दूसरे को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। ये प्रायोरिटी कभी भी नहीं रही और आज भी नहीं लग रहा कि ये टॉप प्रायोरिटी है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं और लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। तो शिवम जी, मैं सबसे शॉर्ट टर्म मेजर्स तो भैया यही है कि छोटे बच्चों को जैसे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, एटलीस्ट अंडर 5 चिल्ड्रन को किसी भी हालत पे सुबह के टाइम और शाम को 5 साढ़े 5 के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको कि 60-70 से ऊपर हैं, जिनको कोई दूसरी कोमोबिडिटीज चल रही हैं, कोई अनकंट्रोल्ड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई किडनी लिवर हार्ट लिवर डिसीज है, या कोई HIV वगैरह के पेशेंट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा कोई सांस की बीमारी है, इनको तो बहुत ही बचना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली NCR में इस टाइम थोड़ा वायरल फीवर भी चल रहा है। वो कॉम्बिनेशन ऑफ वायरल फीवर विद पोल्यूशन, मैं कहता हूँ बंदे को सांस नहीं आता, सड़क पे चलना मुश्किल हो जाता है। तो इन लोगों को हम कहेंगे कि यूनिवर्सल मास्क का इस्तेमाल किया जाए, जितना हो सके घर से कम बाहर निकलें, और अगर कुछ और तकलीफ नहीं है तो चुपचाप स्टीम इनहेलेशन करते रहें। तो एकदम के लिए तो यही पॉसिबल है जो हम बचा सकते हैं। अगर फिर भी आपको तकलीफ होती है तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को जाके कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वो आपको सुझाव देगा। अलग से शिवम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको यही कहना चाहूंगा, जी। इट बी मेड ए टॉप प्रायोरिटी अगले 1 साल में, अगले 2 साल में, कि हम दिल्ली वासियों को या नॉर्दर्न इंडिया वासियों को एक स्वच्छ हवा देंगे। जब तक ये टॉप प्रायोरिटी नहीं होगी तब यही होता रहेगा कि आज ये कारण है, कल ये कारण है। होता क्या है, दिवाली आती है, ये वाद विवाद होते हैं, टीवी डिबेट्स होते हैं, लोग बात सुनते हैं, एक दूसरे को दोष देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और कुल मिला के फिर जनवरी आ जाती है, फिर फरवरी आती है, मार्च तक ये अपने आप ही खत्म हो जाता है, तो वह बात वहीं की वहीं। तो अपार्ट फ्रॉम पराली, अपार्ट फ्रॉम व्हीकुलर ट्रैफिक, मैं समझता हूँ कि जो ये हाउस कंस्ट्रक्शन डस्ट है ये भी, और जो हमारे घरों की डस्ट निकलती है ये भी, इसके लिए म्युनिसिपैलिटी का रोल है कि सड़कों पे पानी का छिड़काव, पूरे लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में हर जगह यही होता है। सुबह उठने से पहले ही 4 बजे भी सारी सड़कों पे पानी का छिड़काव किया जाता है, सफाई की जाती है, ताकि नेक्स्ट डे जब व्हीकल चलें तो हवा ना उड़े। लेकिन जब तक इन चीज़ों के लिए हम टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, ऑब्वियसली जो बैनिंग ऑफ जो पटाखे हैं जो दिल्ली में हमने बैन किए गए थे, और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स शुरू किए गए हैं, ये कुछ अच्छे सुझाव हैं। लेकिन हम कहेंगे इनको हमें कुल मिला के एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि हर देशवासी को एक स्वच्छ हवा मिले। इसकी कोशिश जब तक सब मिलकर नहीं करेंगे तब तक बार बार हम फेल होते रहेंगे। डॉक्टर साहब, स्कूलों को बंद कर देना, OD1 फॉर्मूले को लागू करना, मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है जिसको सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए? देखिए, जो ये सॉल्यूशंस हैं ये एक नी जर्क रिएक्शंस हैं कि एकदम बचाव के लिए किया जा रहा है। जो परमानेंट सॉल्यूशन मैंने बताया आपको, जो पराली की प्रॉब्लम के लिए, ऑब्वियसली किसान पराली क्यों जलाता है? क्योंकि उसको लगता है कि ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, मेरा खर्चा नहीं होगा। जब तक प्रदेश सरकारें उसको कोई इंसेंटिव नहीं देंगी या उसको कोई फायदा नहीं देंगी तो वो जलाता रहेगा, वो हम ऐसे ही घुटते रहेंगे। मत भूलो, अगर कहीं और भी पंजाब में भी पराली जलती है तो पहले पंजाब वासी भी तो मरता है, उसके बाद हवा दिल्ली में आती है। दैट मीन्स एवरीवन इज सफरिंग। सो टॉप प्रायोरिटी, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स जो आसपास की हैं, ये उनको ऐसा इंसेंटिव दें जिससे वो पराली ना जलाएं, प्लस उनको ऐसा पनिशमेंट्स भी दें, फाइन किए जाएं, पेनल्टीज लगाई जाए, ताकि भाई हवा लेना हमारा एक बेसिक राइट है। हमें अगर हवा भी अच्छी नहीं मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का, हमारे जीने का उद्देश्य क्या रह गया। तो एक ये, प्लस व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए कम किया जाए। मैं देखता हूं दिल्ली NCR में कारें बहुत ही, नंबर ऑफ कार्स इन दिल्ली NCR इज टू हाई। प्लस जो डीजल की कारें हैं, जो पेट्रोल की कारें हैं, अब हमने सुना था कि दिल्ली सरकार ने बाकायदा इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी बनाई है, उससे थोड़ा चेंज आएगा। तो ये सब प्रोग्राम बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही अच्छे तरीके से चलाए जाएं, और सब जो कमियां हो सकती हैं उनको प्लग किया जाए। तब जाके हम समझते हैं कि आज के 1-2 साल बाद, 3 साल बाद हम उम्मीद करेंगे कि हमारे देश की राजधानी वो NCR काफी अच्छा हो सकता है। डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट्स लेडी के लिए ये जो प्रदूषण है कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और इनसे बचने के लिए इनको क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा। जो बच्चे बिल्कुल नवजात हैं
इन्फेंट्स हैं, अंडर 1 ईयर हैं, अंडर 5 ईयर्स हैं, उनको मेरा एक ही सुझाव है, उनको जितना हो सके कमरे के अंदर रखिएगा। अगर उनको कोई कंजेशन होता है तो उनको स्टीम इनहेलेशन दवाइएगा, और तकलीफ ज़्यादा होती है तो बाकायदा आप फिजिशियन को या चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाया जाए। और जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं उनका तो ये समझिए कि ये इसमें कोई शोध या रिसर्च अभी नहीं हुआ है। जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उसकी माँ अगर प्रदूषित हवा ले रही है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर हुआ है। वी कांट इवन डॉक्यूमेंट इट टिल वी नो इट फॉर नथिंग। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको हमेशा प्रेग्नेंट वेमेन को भी, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो 60 to 70 ईयर्स के ऊपर हैं, या जिनको कोई दूसरी बीमारियां हैं, कोमोबिलिटीज़ हैं, उनको हम हमेशा बचाव से दें। उनको सुबह और शाम बाहर मत निकलने दें, उनको घर के अंदर रखा जाए, और प्लस उनका जो भी मेडिकेशन, जो भी दवाएं चल रही हैं, वो अच्छे से दिया जाए। अगर पेशेंट को फिर भी सांस में घुटन आती है, या लंबी खांसी लगती है, या कोई और थकावट वगैरह चीज़ें आती हैं, तो उसको बाकायदा अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई बच्चों की, प्रेग्नेंट लेडीज़ की। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बुजुर्गों के लिए भी आपने इससे पहले बताया कि हम कम से कम घर से बाहर निकलें, मास्क पहनकर हो सके तो निकलें। लेकिन जो यूथ है, जो युवा हैं, उनको रोज़गार करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है गाहे बगाहे, क्योंकि तभी उनका घर चलता है। कोई दफ्तर जाता है, कोई अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है। तो वो कौन से एहतियाती कदम उठाएं कि कम से कम पॉल्यूशन उनको कम इफेक्ट करे? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा शिवम। उसके लिए मैं इतना ही दूंगा कि सबसे पहले तो यूनिवर्सल यूज ऑफ मास्क बहुत जरूरी है। जी। देखिए, हम देख रहे हैं जब से पिछले 2-3 महीनों से कोरोना के केसेस कम हुए हैं, लोगों ने मास्क ऑलमोस्ट त्याग सा ही दिया है। तो मैं कहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पे सख्ती करे, और बाकायदा इस मास्क के इस्तेमाल से हम कोरोना से भी बचेंगे, और हम साथ में एयर पोल्यूशन से भी बचेंगे। और जो घर में कुछ घरेलू नुस्खे हैं, मैं बताना पसंद करूंगा, जिससे सबको मदद मिलती है। उसमें सबसे पहला है अच्छा हाइड्रेशन, यानी कि एक एडल्ट आदमी, 50-60 किलो का जो आदमी होता है, उसको कम से कम 3-3.5 लीटर पानी जरूर मिलना चाहिए। प्लेन वाटर, प्लेन सिंपल वाटर हो, चाहे लेमन वाटर हो, चाहे कोकोनट वाटर हो, वो पिए। उससे थोड़ा सा शरीर में तरावट रहती है। हमेशा फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा, और खाना जितना एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट हो उतना अच्छा है। क्योंकि दिवाली वगैरह हो के चुके हैं, तो लोग बाग को बहुत मिठाई और तला वाला खाने की आदत है, तो उससे मामला थोड़ा बिगड़ता है। इसके अलावा हल्का फुल्का कंजेशन आपको रहता है, तो आप बड़े आराम से सलाइन नेचुरल ड्रॉप्स डाल सकते हैं, या स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। और इसके ऊपर अगर कोई तकलीफ ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली आपको आपके डॉक्टर को संपर्क करना पड़ेगा। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, जिससे जो ये पासिंग फेस है अगले कुछ हफ्तों की या 1-2 महीने की, जिसमें हम अपने आप बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि जो AQI इंडेक्स है वो 450 से जब ऊपर होता है तो माना जाता है कि बहुत खतरनाक स्थिति में प्रदूषण जा रहा है। दिल्ली का जो AQI इंडेक्स है वो 472 AQI है, गुरुग्राम का 539, यानी कि दिल्ली से कई ज़्यादा। नोएडा का 562 AQI है, यानी कि बेहद गंभीर है। गाजियाबाद का 416 AQI, यानी कि दिल्ली से सटे जो और क्षेत्र हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, नोएडा हुआ, गाजियाबाद हुआ, गुड़गांव हुआ, यहाँ भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब, विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं फैक्ट्रीज़, कारखाने, और फैक्ट्रीज़ कारखाने नहीं होंगे तो विकास नहीं होगा। और इनसे निकलने वाला जो काला धुआं है, इन चिमनियों से निकलता है जो धुआं, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है पॉल्यूशन को बढ़ाने में। तो ऐसा कैसे संभव हो पाए कि विकास भी रफ्तार से चलता रहे और पॉल्यूशन भी ना हो? देखिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एक डेफिनेट एंटिटी है। उसके लिए हमेशा जब प्लानिंग, हाउसिंग प्लानिंग की जाती है, तो बाकायदा इंडस्ट्रियल एरियाज को रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखा जाता है। तो इस आज भी वैसा ही किया गया है। वो बाकायदा, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गुरुग्राम हो, हर जगह इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं, उनको रेजिडेंसी से थोड़ा दूर रखा जाता है। उस पर भी ध्यान दिया जाए, और बाकायदा इसके लिए भी जो इंडस्ट्रीज हैं उनका पोल्यूशन बाहर ना जाए, तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, दोनों के बाकायदा बचाव के तरीके हैं, वो सख्ती से लागू किए जाने चाहिए। जो विकास है वो सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा, बाकी दुनिया में भी विकास हो रहा है। किस देश में नहीं हो रहा? बड़े से बड़े देश चाइना में भी हो रहा है, पूरे एशियन कंट्रीज में भी हो रहा है, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में भी हो रहा है। इट्स जस्ट दैट वी हैव टू टेक एनफ, जो हमारी जो प्रिकॉशंस हैं वो ली जाएं,
और जो पोल्यूशन से बचने के बचाव हैं उनको सख्ती से लागू किया जाए। हमारे देश में होता क्या है, रूल्स और रेगुलेशंस सब कुछ वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं, ऑफेंसेस खुलेआम चलते हैं। वो हम ये नहीं कि कोई एक इंसान सफर करता है, पूरा हर नागरिक सफर करता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमारे हिसाब से सरकारों को थोड़ा सा सख्ती से पेश आना चाहिए, उस हिसाब से फाइन लगने चाहिए ताकि कोई ऐसा ऑफेंस ना कर सके। डॉक्टर साहब, कुछ कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में ये रहता है कि हर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करता, लोग ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण सुझाव हो सकता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। जब सड़कों पर कम गाड़ियां दिखेंगी, गिनी चुनी गाड़ियां दिखेंगी, तो फिर जो वाहनों से निकलने वाला जो पॉल्यूशन है वो नहीं होगा। आपने बड़ा अच्छा कहा है, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली इटसेल्फ हैज मोर कार्स देन अदर 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, इंक्लूडिंग मुंबई, इंक्लूडिंग कोलकाता, इंक्लूडिंग चेन्नई। दिल्ली में कारें बहुत ज्यादा हैं एंड सेम इज ट्रू फॉर एनसीआर आल्सो। उसके लिए कोई इफेक्टिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि जैसे ऑड इवन की पॉलिसी का इस्तेमाल की बात जा रही है, प्लस कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज कि पहली कार पे इतना टैक्स लगेगा, दूसरी तीसरी खरीदेंगे तो इतना टैक्स लगेगा। हमें ऐसा प्लान जरूर करना पड़ेगा। इट इज नॉट ओनली ए प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, इवन ट्रैफिक इज नॉट ओनली बैड, वेरी वेरी बैड। हर बंदा सफर तो करता है लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। हम देखते हैं छोटी छोटी जगहों पे एक एक इंसान ने 2-3 कारें लेकर रखी हुई हैं, तो ऑब्वियसली कार रहेगी तो चलेगी भी। तो कहने का मतलब, आपने जो सवाल पूछा था क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसका हल है, तो 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। मेट्रो ने, हमारी दिल्ली मेट्रो ने काफी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व की हैं, बट इसको और सुचारू करने की जरूरत है। बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस को चलाने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने अच्छा प्लान बनाया है कि कुछ अगले 2-3-4 सालों में उम्मीद की जाती है कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां फेस आउट हो जाएंगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे। उसके लिए जो भी इंसेंटिव अनाउंस किए जाएं ताकि लोग आप इसको जल्दी अडॉप्ट करें। तो ऐसे कुछ मेजर्स हैं जो कि हमें करने पड़ेंगे, उनको इफेक्टिवली मॉनिटर करना पड़ेगा, चेंजेस करनी पड़ेंगी, बहुत डायनेमिकली सब कुछ करना पड़ेगा। तब मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता 1-2 साल के अंदर उम्मीद कर सकती है कि अगली जो दिवाली आएगी तो दिवाली के एकदम बाद हमें प्रदूषण नहीं देखना पड़ेगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने पटाखे भी बैन किए थे, उसका भी फायदा मिला है। तो लेकिन आज भी आप कहेंगे कुल मिला के स्थिति वहीं की वहीं है। वजह एक ही है कि सब चीजों को कंट्रोल मैनर में नहीं किया गया, और जो एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम है, मैं दोबारा दोहरा दूं कि जो प्रॉब्लम है वो बहुत छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इज ए इनॉर्मस प्रॉब्लम, इनॉर्मस। दिल्ली मेट्रोपोलिस बहुत बड़ा है, उसमें बाकायदा इमिग्रेंट्स इधर उधर से दूसरे स्टेट से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऑब्वियसली ये सब बहुत ही डायनेमिकली जो लोड है वो बढ़ रहा है। उस लोड को बढ़ने के साथ साथ हमारे सुझाव भी, हमारे जो रेमेडियल मेजर्स भी हैं वो भी साथ साथ बढ़ने चाहिए। इसी के साथ हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ सालों बाद हम एक अच्छी हवा और अच्छे पानी का सेवन कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, माना जाता है कि बहुत खतरनाक होता है ये प्रदूषण फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, अस्थमा हो जाता है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियों का खतरा इससे बना रहता है? देखिए, पानी और हवा दो बेसिक चीजें हैं। हवा अगर हम पोल्यूटेड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हवा नाक से जाते हुए नाक की एलर्जी करेगी, गले की एलर्जी करेगी, फिर सांस के लिए जाएगी तो ब्रोंकाइटिस होगा। जो पहले एग्जिस्टिंग जो लोगों को बीमारियां हैं, कोई हार्ट डिसीज या सीओपीडी या कोई अनकंट्रोल्ड शुगर या दूसरी बीमारियां जिसमें लंग डिसीज, किडनी डिसीज, लिवर डिसीज, ये सब, इन सब में बुरा असर आता ही आता है। इट इज डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई कि इससे कुछ बिगड़ रहा होगा, तो हर चीज बिगड़ रही होगी। क्यों? कि हम आफ्टर ऑल जो रेगुलेशन बनाया गया है कि जो हमारी हवा है वो 50 से 100 एक्यूआई इंडेक्स के बीच में रहनी चाहिए। तो अब ये चूंकि 400-500 से ऊपर जा रही है तो कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव बहुत आ रहा है, जो नई बीमारियां पैदा भी कर सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कैंसर्स हो, चाहे वो इन्फेक्शंस हो, चाहे वो इन्फ्लेमेशंस हो, चाहे कोई वो ऑटो इम्यून डिसीजेज हो। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं बुरा असर 100% हिंदुस्तान के लोगों पे इसका जरूर पड़ता है। डॉक्टर साहब, पॉल्यूशन से इंसान तो प्रभावित होता ही है, लेकिन जो वनस्पति, पेड़ पौधे, प्रकृति, क्या इसको भी नुकसान की आशंका रहती है? बिल्कुल रहती है। ना केवल
वेजिटेशन को, प्लांट्स को होती है, उनको भी होती है, और जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे पेट्स हैं, जो हमारे दूसरे डेयरी के जो जानवर हैं, गाय भैंस, सब पे बकरी, सब पे बुरा असर आता है। वो भी वही हवा ब्रीथ करते हैं। तो कहने का मतलब द एक्सटेंट इज सो इनॉर्मस कि इसको जजमेंट करना मुश्किल हो जाता है कि कितना नुकसान होता होगा। लेकिन क्योंकि एक साफ हवा ब्रीथ करना हम सबका एक 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 एक, एक हर नागरिक का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो वो हमें नहीं मिल पाती। तो हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ कोशिश करें। इट इज नॉट ए वन डे सोल्यूशन, इट इज नॉट इवन 1 आवर सोल्यूशन, इट इज ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि हाँ जी, आज के इतने साल बाद हम इतना इतना कम करते जाएंगे और इतना इतना ठीक होता जाएगा। ऐसा अगर हो जाए तो हम कहेंगे हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा। और एक महत्वपूर्ण सवाल और भी डॉक्टर साहब, जितने भी घरों में रसद आता है, राशन आता है, सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, ये सब कहीं ना कहीं बाहर से ही आता है। और हम देखते हैं कि सब्जियां, फल हम खरीदने जाते हैं तो बाहर रेहड़ी वालों के पास ये रखे रहते हैं खुले में, इनको घर लाया जाता है, फिर इन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। तो ये भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो सब्जियां या फल बाहर पाए जाते हैं, इनको खुले में रखना, इन पे छिड़काव होना चाहिए, इनको वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए। प्लस हम इसके बारे में हम वाकिफ हैं कि कई कई प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, कई बार इनको पकाने के लिए दूसरी चीज़ें एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं। तो ये सब, इन सब के बाकायदा जो फूड डिपार्टमेंट है, बाकायदा उसका regulations are in place, they only need to be implemented। जो हम फल यहाँ खाते हैं और जो फल एक विदेशी खाता है विदेश कैपिटल में, बड़ा फर्क है इन चीज़ों का। तो इसलिए हम कहेंगे, चाहे वो प्रिजर्वेटिव्स की वजह से है, चाहे वो पेस्टिसाइड्स की वजह से है, चाहे वो पोल्यूशन की वजह से है, तो आई थिंक बाकायदा इसके फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा इसके मापदंड बनाए हुए हैं। तो हमें सबको जो भी सर्विस में हैं, उस मापदंड के हिसाब से एक प्रॉपर सर्विस मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही अच्छे से सवालों के जवाब दर्शकों के दिए। और निश्चित तौर से ये जो जवाब आपने दिए, आपने लोगों को किस तरह से समझाया, सुझाव दिए, ये दर्शकों के काम जरूर आएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला जी। नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर नरेश चावला। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।